नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं छोटे से अंतराल के बाद देश कपूर सर। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बॉम्बार्डिंग है, क्योंकि जो लोग बात जो आगे सुनने वाले हैं पॉडकास्ट, वो आई एम श्योर एंड तक देखेंगे कि रोंगटे खड़े करने वाली इन्फॉर्मेशन सर रिसर्च कर लेकर आए हैं। और सर की रिसर्च इतनी अच्छी है कि डिस्पाइट बीइंग अ टेकी एंड बीइंग सेटल्ड इन यूएस फॉर लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, सर दृष्टिकोण.com चलाते हैं, और जिसमें वीकली एक आर्टिकल पब्लिश होता है, दैट्स अ वेबसाइट। और वो आर्टिकल बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, जैसे आनंद रंगनाथन हो गए, आपका विवेक अग्निहोत्री, इस टाइप के लोग, और क्रेडिट देते हैं बकायदा सर को, सर के आर्टिकल्स के लिए। आज हम बात करने वाले हैं जुडिशरी, और जुडिशरी किस तरीके से फॉरेन एलिमेंट्स के द्वारा कंट्रोल हो रही है। जुडिशरी का इस्तेमाल होकर करके भारत को तोड़ने की साजिश के ऊपर ऑलरेडी हरीश साल्वे जैसे बड़े सुप्रीम कोर्ट लॉयर ने कमेंट किया है। And it cannot be without a foundation, it cannot be without a base. So, sir, a very warm welcome on the show. The platform is all yours. Thank you. जी। Thanks. So basically, आज हम बात करना चाहते हैं about judiciary and how the foreign powers actually use the judiciary and the justice system itself to sabotage or intervene in other countries, right? So within their own country, they keep doing that. But let's start with the basic about how the NGOs and the foreign intelligence agencies have worked together. ऐसा नहीं है कि CIA जो है फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन या सोरस के ओपन सोसाइटी के साथ काम करती है। एक्चुअली शायद ये उल्टा हो, बिकॉज द रॉकफेलर फाउंडेशन के जो जॉन मैक्लॉय थे, he was actually instrumental in setting up the Office of Strategic Services, which was a precursor of CIA. So ऐसा नहीं है कि CIA रॉकफेलर के साथ काम करती है, शायद ऐसा हो कि रॉकफेलर ने CIA का संगठन किया हो। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, right? So when we actually go forward, like we see how the CIA has worked very, very closely with not just Rockefeller Foundation, Ford Foundation, which it has, but also with the Soros, Open Society Foundation जो है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ये CIA जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं सिर्फ वो काम करती हैं। ये एक और फैक्ट है जो बहुत लोगों को नहीं पता, कि रेगन के टाइम में ऐसा हुआ था कि जो CIA थी उसको बहुत बुरा इमेज मिल गया था कि वो जाके इंटरवीन करती है, रिजीम चेंजेस करती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई साजिश की। उन्होंने ऐसा किया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएं जो CIA का काम तो करे पर उसका नाम अच्छा हो। तो उन्होंने नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी शुरू की, जिसके जो एक्चुअली फंड करती है इंटरवेंशंस इन अदर कंट्रीज। सो दे हैव a fund for the Democratic Party, the Republican Party, the businesses and the union, जो labor unions होती हैं उनके लिए, and they actually intervene and give funds for democracy promotion. They also give a lot of fund to these organizations like Soros Ki Open Society and others. Now, the fact is that the Soros Ki jo foundation hai, that has been in some way been the extra pillar of the US foreign policy. In fact, ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टीव टैलबॉट जो थे असिस्टेंट सेक्रेटरी, उन्होंने ये कहा था एक आर्टिकल में। तो उनके साथ आर्टिकल में उनके साथ वो हुई थी, जब इंटरव्यू हुई तो उन्होंने ये कहा वहां पर। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे सोरस हुआ, रॉकफेलर हुआ, फोर्ड हुआ, इन सब ने थ्रू, चाहे मैगसेसे अवार्ड हो, चाहे वो उनके ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ सेट करते हैं, जो यहाँ यूएस में सेट करते हैं या बाहर सेट करते हैं, यहाँ पर इट इज वेरी वेरी वेल नोन हाउ Soros and his organizations have openly funded the justice system elections. क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते कि यूएस में जो फेडरल जजेस होते हैं, they are nominated, but the state judges, the district attorneys, the prosecutors are all elected. In fact, not all of them, but in at least 17 to 18 states, they are elected. And in some cases, 7 states, they are openly partisan. मतलब कि हम रिपब्लिकन है या हम डेमोक्रेट है,
और कुछ में नहीं होते। पर ये फंड करते हैं ताकि इनके जो फंडेड जो लोग हैं, चाहे वो शिकागो में हो, चाहे लॉस एंजलिस में हो, उनमें फंड किया है सोरोस ने इनको, वो इनके इनके साथ मिलके वो अपनी जजमेंट्स दें, और ऐसा हुआ भी है। तो बेसिकली क्या करते हैं, सोरोस ने हैज इन्फिल्ट्रेटेड द एंटायर जस्टिस सिस्टम ऑफ यूएस। दे हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक अ लॉयर्स कलेक्टिव इन इंडिया, जो इंदिरा जयसिंह चलाती हैं, और हर्ष मंदिर भी वो इन सब चीजों का पार्ट रहे हैं। सो दे हैव फंडेड लाइक इंडिया एज वेल। नाउ गिवन दैट basis, when the CGI, the Chief Justice of India, came to US and went to Harvard, he was actually hosted by the Berkman Center के जो office bearers थे, Dana Walters, David Wilkins. Now वो जो वीडियो है, that is openly available on YouTube, so you can go and check. And David Wilkins very clearly बोल रहे हैं, Dana Walters and I and some other people are hosting Chandrachud, Justice Chandrachud. So basically अगर ऐसा देखा जाए और ये अंडरस्टैंड किया जाए कि जस्टिस सिस्टम का जो नींव है वो इंटेग्रिटी पे बेस्ड है, नॉट इंटेग्रिटी हाउ आई सी इट, बट इंटेग्रिटी जैसे कि दुनिया देखती है। क्योंकि अगर आपका कहीं भी कोई भी अगर लिंक ऐसी चीजों के साथ या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर दिखाई देता है लोगों को, तो उनका ट्रस्ट तो आपके काम से हट जाएगा। इसीलिए बहुत बड़ा एम्फोसिस रखा गया है हमेशा ऑफ रिक्यूजल स्टैंडर्ड्स। जो रिक्यूजल स्टैंडर्ड्स हैं बाय द जजेस in any of the cases have been very, very high, because even even an appearance of prejudice or bias is considered to be very damning, मतलब वो बहुत बुरा माना जाता है। तो अगर why would the Chief Justice of India go and become a host of that kind of an organization who was funded by those kind of people? And ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक आइसोलेशन में है, उनके जो जजमेंट्स हैं वो भी बड़े टेढ़े मेढ़े से हैं कई बार अगर देखा जाए। अभी उन्होंने एक कोर्ट केस हुआ है, उसमें वुमन को, एक प्रेग्नेंट वुमन को उन्होंने प्रेग्नेंट पर्सन कहा है, और उस जजमेंट में एक बार नहीं 42 बार, 42 times he has mentioned pregnant persons, and he has said that like it can't be said that she's a pregnant woman, but it's a pregnant person, because वो एक जेंडर का जो वोक नैरेटिव जो चल रहा है यूएस में, that is what he was trying to push forth in India. और ये सब जानते हैं कि प्रेग्नेंट वही हो सकता है जिसके पास यूटेरस और ओवरीज होती हैं। That is only possible in a human being with an X and Y chromosome. It is not possible in a human being with both X and X chromosomes. It is just not possible. So सर जो आप थोड़ा शायद उल्टा बोल गए। इट इज पॉसिबल ओनली इन अ ह्यूमन विद एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम, नॉट इन अ पर्सन विद yeah, एक्स एंड you're वाई right. क्रोमोसोम। Correct. जी जी। So basically जो चीज अभी, और ये जो जेंडर की फ्लूइडिटी की बात है ना, जो ये बात करते हैं लोग, ये जेंडर की जो फ्लूइडिटी की बात है, दैट इज समथिंग दैट इज बीइंग डिबेटेड लाइक विद इन द यूएस एंड विद इन द वेस्ट। ऐसा नहीं है कि इट हैज बीन लेड आउट, बट व्हेन अ सुप्रीम कोर्ट जज लेज इट आउट इन देयर जजमेंट इटसेल्फ, देन इट बिकम्स अ लॉ ऑफ द लैंड। यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए बड़ा सोच समझ के हमें ये करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। और ये एक ऐसी बात है जिस पे डिबेट होनी चाहिए, पर हुआ ये है कि हार्वर्ड में वो सेम जो डेविड विल्कन हैं और डेना वॉल्टर्स हैं, दे हैव बीन पुशिंग द जेंडर फ्लूइडिटी एंड ऑल दीज थिंग्स, जो वोक जो नैरेटिव्स हैं विद इन द हार्वर्ड एंड द यूएस जस्टिस और लीगल प्रोफेशन इटसेल्फ। तो इन्होंने बेसिकली वो इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर। तो ये जो चीजें जो इंपोर्ट वहां से हो रही हैं। सर एक पॉइंट हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे। हम्म, हम बात कर रहे थे कि एक तो हो गया कि भाई वोकिज्म को इंपोर्ट करना, और एक हो गया जुडिशरी का इस्तेमाल करके वहां की गवर्नमेंट्स को टॉपल डाउन करना या वहां के पूरे सिस्टम को ही तोड़ देना। जी
हाँ, तो ब्राजील में हमने एग्जाम्पल शायद देखा है जी। करेक्ट। तो ब्राजील में भी उन्होंने वो यूज किया है, वो बाकी जगह पे भी ऐसे वो यूज करते हैं जब वो जुडिशरी को, इनफैक्ट पूरा जो सिस्टम होता है, लाइक नॉट जस्ट लाइक जुडिशरी बट द इलेक्शन के पूरा मैकेनिज्म जो है, यहाँ पर यूएस में तो बहुत यूज हुआ है, ब्राजील में भी बोल्सोनारो जो है, लाइक उनको जब टॉपल करना था या उनको जब निकलना था, तो उनके इलेक्शन में भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उनके इलेक्शन और उनकी जुडिशरी को यूज किया गया। यहाँ भी कोशिश जरूर की गई थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन में एक रिप्रेजेंटेटिव जो होगा उसमें, इलेक्शन कमिश्नर में एक जो होगा वो दैट हैज टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज। दैट मींस दे वांटेड टू हैव एन इंटरवेंशन ऑफ जुडिशरी विद इन द इलेक्शंस इटसेल्फ, पर वो हो नहीं पाया, वो बच गए हम। पर ऐसा नहीं है कि वो चीज खत्म हो गई है। ये ये एक प्रॉब्लम है हमारी जुडिशरी के साथ, हमारे इंडिया की जुडिशरी के साथ इस समय, कि उसका एक फीडबैक लूप है नहीं। दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव, दे आर नॉट आंसरेबल टू द इंडियन पॉपुलेशन। तभी बार 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 उनके ऐसे वो जजमेंट्स निकलते हैं जो भारत के पॉपुलेशन के पूरे साइकी के खिलाफ होते हैं। वो दिवाली का तो एक था मेन, अभी जो ये अरविंद केजरीवाल का जो वो केस है वो पूरा, वो भी एक केस है। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इंटरिम बेल किसी को दी गई है, ऐसा एक बार पहले भी हुआ था। वो हुआ था 1974 में, जब इंदिरा गांधी को वो बेल दी गई थी 24 जून को, और 25 जून को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। उससे इन्होंने कुछ सीखा नहीं, कि उन्होंने ये कहा था, जज ने ये कहा था कि जब इंदिरा गांधी बाहर जाएंगी तो उन्होंने कहा था कि दैट विल दैट like she will remain the prime minister but with conditions। सेम चीज इन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ की है। उन्होंने विद कंडीशंस किया, पर उन्होंने बाहर निकलते ही सबसे पहली चीज इमरजेंसी डिक्लेयर की। इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने बाहर निकले विद कंडीशंस कि ये कुछ करेंगे नहीं, इम्पैक्ट नहीं करेंगे केस को, पर हम जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन से वो बार 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 स्टेटमेंट्स दे ही जा रहे हैं ऑफ इम्पैक्टिंग, but justices and the judiciary system and the court is completely silent। it was silent then, it is silent now। in fact उस केस में तो इवन वर्स था। उस केस में तो ऐसा हुआ था कि उसके बाद वो हेबियस कॉर्पस जो केस हुआ था जिससे इमरजेंसी फाइनलाइज हुई, इनफैक्ट दो ऐसे टाइम्स हैं जब हमारी इंडियन जुडिशरी जो है वो बचा सकती थी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, और दोनों बार उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को आग में झोंक दिया। पहला केस हेबियस कॉर्पस केस था जिसमें 5 बेंच था, और उसमें से सिर्फ एक जस्टिस एचआर खन्ना ऐसे थे हु डिसेंटेड। बाकी 4 जो थे, वो जो जजेस थे, एन रे, एमएच बेग, वाईवी चंद्रचूड़, पीएन भगवती, इन सब ने हेबियस कॉर्पस केस को लाइक उन्होंने सेंट दिया कि एक नॉर्मल जो सिटीजन है उसकी जो राइट्स हैं वो लाइक टेक अवे किए जा सकती हैं। तो उन्होंने, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का टाइम, नॉर्मल टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का टाइम नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का टाइम तब होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर खतरा हो, और जब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर खतरा था तब पूरे सुप्रीम कोर्ट ने भारत को धोखा दिया। नॉर्मल टाइम में आप जो मर्जी कहते रहे, नॉर्मल टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में तब है जब उसको डायरेक्टली इंपैक्ट किया जाता है, उसको वो तोड़ा जाता है, तब टाइम था ना वो बचाने का। तब तो आपने बचाया नहीं, तब तो आपके उनके साथ मिल गए, जो टायरेंट था उसके आप साथ मिल गए तब। और सारे के सारे जजेस जो उनके साथ मिले, उन सबको, सारे बिकेम लीगल ल्यूमिनरीज एंड दे ऑल बिकेम चीफ जस्टिसेस, सिवाय एचआर खन्ना हु डिसेंटेड। And still nobody said a word ke how the Indian judiciary failed the Indian citizens completely। Not just that, even in the second time जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा हुआ, वो था जब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया ड्यूरिंग यूपीए 1। और यूपीए 1 क्योंकि दैट वाज एन एक्स्ट्रा वो जुडिशियल दिस थिंग। आप चाहे लाख बोलते रहे, सारे के सारे कुछ एनजीओ से हैं, फलाना है, ढमकाना है,
वो हर्ष मंदिर आए, वो लाइक वो सोरस के थे, बाकी लोग जो हैं वो हम सब जानते हैं कौन थे। एक अनु आगा है, वो शी इज नोन टू बी एंटी मोदी सिंस 2002. So all these people were very closely associated with a certain narrative and with a certain bent of mind. They became the extrajudicial council which was running India, both in terms of policy as well as in terms of the laws which were being like brought in. So तब तब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वाकई में झोंक दिया गया आग में. उसके बावजूद वो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के केस की वजह से जब सोनिया गांधी ने रिजाइन किया नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही था जिसने कहा कि हाँ वापस वो ठीक था, यू नो लाइक शी कैन एक्चुअली कीप ऑन वर्किंग, क्योंकि उन्होंने एक वो केस निकाला 2005 में, उन्होंने लॉ निकाला ये यूपीए ने, विच सेड के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो केस है, जो लॉ है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू 55 फंक्शनरीज व्हिच इंक्लूडेड the chairman of the National Advisory Council. Supreme Court said, yes, you are right. Despite the fact that like it was an extrajudicial council which was working over the Prime Minister of India. दूसरी बार जब, तो 2 बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में रहा है, और दोनों बार it has been Supreme Court which has actually sided with the tyrant and not with the people of India. तो मेरे को ये बताओ कि जब इस तरह का जब बैकग्राउंड हो आपका लॉ का, आपके जजमेंट्स का, तो क्या ये आपको शोभा नहीं देता कि आप अपना जो कंडक्ट है वो एब्सोल्युटली इम्पार्शियल रखें, आपके ऊपर कोई आंच ना आने आए? पर ऐसा हो नहीं रहा. हम देखते हैं कि कैसे जो फॉरेन नैरेटिव्स हैं वो इंडिया में लाए जाते हैं, अनप्रूव्ड इंडिया में लाए जाते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में इंक्लूड किया जाता है, और जब वो जजमेंट से इंक्लूड हो जाती हैं वो बातें, तो दे बिकम लॉ फॉर इंडिया. So that is a very serious thing, and this has gone as I have जी सर, आई हैव अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज कि सीआईए पहले ड्रग्स के काम में इन्वॉल्व होती थी, बाकी कामों में इन्वॉल्व होती थी, आजकल ये इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, एंड वन ऑफ द मीन्स एंड वेज इज जुडिशरी. और एक इसमें आपको गौतम नवलखा का केस का भी आप साइट कर रहे थे जी. हाँ, मतलब लाइक बेसिकली सी जो वो गौतम नवलखा का केस था, वो तो लाइक उसमें आनंद रंगनाथन और विवेक अग्निहोत्री and Sai Deepak, they have been like involved. आनंद रंगनाथन जो थे उन्होंने like उसके बारे में बात की, और Sai Deepak was representing him. So it was a case of contempt of court basically उनके तरफ से. तो बाद में उसको रफा दफा कर दिया गया, बट लाइक उसमें लाइक बेसिकली वो स्टार्ट हुआ था विद द गौतम नवलखा एंड द बैकग्राउंड ऑफ हाउ his case was handled by the High Court. But in case of the CIA, the way they have worked is that, like, let's go with Ukraine. यूक्रेन के अंदर जब स्टार्ट हुआ था, पहले जब इलेक्शंस हुई थी आफ्टर वो दे ब्रोक अवे फ्रॉम सोवियत यूनियन, तो उस समय भी ऐसे हुआ था. उस समय जो ऑरेंज रेवोल्यूशन और वो कलर रेवोल्यूशन हो रही थी, वेदर इट वाज इन जॉर्जिया जो कंट्री है एंड यूक्रेन, उसमें ऐसा ही हुआ था कि दे वर फंडिंग जस्ट वन साइड ऑफ द इलेक्शन एंड दे वर वर्किंग विद द प्रोसिक्यूटर्स. इनफैक्ट वो तो बहुत पॉपुलर क्लिप भी है बाइडेन का, जहाँ उसने बोला है कि जो हंटर बाइडेन है, लाइक उसके खिलाफ अगर कोई केस अगर आएगा, तो he told the prosecutor कि we'll go against you. So basically the CIA and the US establishment will go against him. तो it is, ये एक तरह का एक बैकग्राउंड रहा है. There have been enough cases out there जहां पर उन्होंने जो यूएस एस्टैब्लिशमेंट है, whether it is intelligence or the other or otherwise through NED, जैसे मैं कह रहा हूँ नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, वो इंटरवीन करती हैं विद इन द फॉरेन
गवर्नमेंट्स। यूक्रेन में तो बहुत स्ट्रांग हुआ था, क्योंकि मैंने इसके बारे में लिखा है अबाउट हाउ there were US aid was funded to do the campaigns, to do those kind of riots and protests. Not only that, the Renaissance जो वो है, वो फाउंडेशन जो है उसकी, सोरोस की ओपन सोसाइटी, इनफैक्ट यूक्रेन में तो बहुत डीप था, मैंने उसके बारे में काफी स्टडी किया है। जो इनफैक्ट फॉरेन जो अफेयर्स की जो पूरी एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने पूरी कीज उसके हाथ में दे दी थी, सोरस के हाथ में। इनफैक्ट एक मीटिंग हुई थी काफी तगड़ी, तो उसके बारे में काफी डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन है, जिसके बारे में मैंने मेंशन किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इंडिया में या ब्राजील में या बाकी जो कंट्री, साउथ अमेरिका में तो एक पूरा डिटेल्ड एक हिस्ट्री है of how they have done it. But even in case of the East European countries, whether it's Ukraine, Georgia, others, इन्होंने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन्होंने बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है थ्रू जस्टिस सिस्टम एज वेल एज थ्रू इलेक्शन सिस्टम। इनफैक्ट जो रब आता है, मुझे अभी भी, जब तक फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस नहीं होते, मुझे अभी भी ये डर रहेगा कि कैसे वो अभी भी कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे इंडिया के इलेक्शन के रिजल्ट्स में। वो कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, बट दैट इज द ओनली। जब ये शुरू होता है इलेक्शन में, ये इलेक्शन का डर ये नहीं था कि वो ड्यूरिंग द कैंपेन या ड्यूरिंग द वोटिंग कुछ करेंगे। वो ड्यूरिंग द वोटिंग तो हमने देखा ही है, उन्होंने वो काफी जो नाम थे वो उनको हटा दिया। कोयम्बटूर में जो केस हुआ वो सब जानते हैं, जो हैदराबाद में हुआ माधवी लता जी ने जो इंटरवीन किया, वो भी हम सब जानते हैं। बट देयर इज एन अनदर लेवल जहां पर ये और कर सकते हैं, जो यहाँ पर यूएस में ऐसे एलिगेशंस हैं, ऐसे प्रूफ्स दिए गए हैं कि यहाँ हुआ था। यहाँ पर जो जो बैलेट्स थे, जो वोट्स थे, उनको ऐड किया गया थ्रू मेल इन जो बैलेट्स थे, और जो पूरे डब्बे के डब्बे उन्होंने उठा के चेंज किए थे। तो बेसिकली अगर वैसा देखा जाए, that is another level at which an intervention can happen, and that is what we should be really aware of, like in India. और ये इन्होंने पूरा मैकेनिज्म जो है बहुत सारी कंट्रीज में परफेक्ट किया है, और इसमें दोनों साइड्स हमेशा से काम करती रही हैं, वेदर वो सीआईए के लेवल पे, वो सीआईए के साइड पे हो, या इवन चाइना और रशिया के साइड पे हो। सी अगर आप देखो, तो जैसे लाइक फॉर एग्जांपल एक जस्टिस टारकुंडे थे, he was actually the office bearer of the radical humanist society, वो जो एमएन रॉय ने शुरू की थी। एमएन रॉय was a founder of the whole Naxalbari movement. In fact, like he was, तो एंड प्लस एक जस्टिस पीवी सावंत थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। He was the one who had a major impact on the Indian constitutional law. जबकि हम जानते हैं कि anybody who was ever even attended an RSS function was never allowed to become a judge. But even if you were part of the radical left, जैसे जस्टिस टारकुंडे थे, या your card carrying communist party member like Justice PV Sawant was, you had a right to actually go and change the Indian constitution and Indian laws as you deem fit, like within the purview of the Indian courts. So basically left as well as the west, ये दोनों ने हमेशा से इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में अपने प्यादे भी रखे हैं, लाइक अपने लोग भी रखे हैं उन्होंने, जिनको यूज किया उन्होंने, और उनसे उन्होंने या तो इंडिया के लॉज या इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के जो केसेस थे उन पे इम्पैक्ट किया है। बहुत सालों से ये चलता आया है। अभी भी जो अगर हम देखें जो कुछ वो ऑल्ट न्यूज के साथ हुआ, जैसे उसको छोड़ दिया गया जुबैर को, या अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, ये लाइक लाइक इट इज वेरी वेरी स्ट्राइकिंग कि किस तरह के केसेस और जजमेंट्स हमारे यहाँ आए हैं। तो उनके बारे में सबका मुंह बंद करने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज अगर हम देखें, मैंने एक एनालिसिस किया था पीछे न्यूज़लेटर में, कि अगर मैं पूरे पेंडिंग केसेस लूं और अगर मैं ये लूं कि हमारे जो
वो लोअर मिडिल, जो लोअर और पॉवर्टी लाइन के जो नीचे, उनको तो छोड़ दो, उनके क्या कोर्ट केस होंगे, पर जो मिडिल लेवल, जो मिडिल क्लास है, उसके अबव जो अगर हाउस होल्ड लिए जाएं और उनको अगर मिलाया जाए, तो आप देखोगे कि अगर मैं ये मानूं कि वन कोर्ट केस, पेंडिंग कोर्ट केस impacts only one household, although it is not so, वो एक कोर्ट के में एटलीस्ट 2 हाउस होल्ड होंगे इम्पैक्ट। तो अगर मैं एक भी लेकर चलूं, तो भी 1 in every 5 households in India are being impacted by a pending court case, जो सालों साल चलता आ रहा है। और the only avenue for them is to accept injustice। ये मेरे साथ ये हुआ, मेरा एक प्रॉपर्टी केस चल रहा था, जहां पे जो ऑपोजिट पार्टी थी, उसने एक फेक डॉक्यूमेंट डाला। जब उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट डाला, तो मैं अपने लॉयर के पास गया। मेरा लॉयर कहता है, देख, एज योर लॉयर आई विल टेल यू कि मैं ये कोर्ट केस जीत जाऊंगा, बट एज योर फ्रेंड आई विल टेल यू कि इस फेक डॉक्यूमेंट का, जो हम सब जानते हैं फेक है, इसको फेक प्रूफ करने में मुझे 5 से 10 साल लग जाएंगे। तो माय एडवाइस टू यू इज टू कट योर लॉसेस एंड गेट आउट। जहां मुझे पूरा पैसा मिलना चाहिए था, वहां सपोज करो, मैं ऐसा नहीं था, पर सपोज करो कि अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 2 करोड़ में मुझे 1 करोड़ अपनी ऑपोजिट पार्टी को देना पड़ा। मतलब बेसिकली मैंने इनजस्टिस सहा, और इनजस्टिस सहकर मुझे उस कोर्ट केस से बाहर निकलना पड़ा। यही सबके साथ हो रहा है। अगर पूरी पूरी जनता जो है भारत की, वो सिर्फ इनजस्टिस सह रही है in the name of justice, which is exactly what these pending court cases mean, because उनके साथ जस्टिस तो हो ही नहीं रहा, इतने साल चलता रहता है, वो आखिरकार कहते हैं छोड़ ही दो यार, हमारा पूरा घर बिक गया, सब कुछ बिक गया, तो अब क्या करेंगे। तो हम जस्टिस के नाम पे इंडियन जुडिशरी इनजस्टिस पेडल किए जा रही है, और कोई क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। और वो बिजी किस में है, वो बिजी है डिबेट हो बाहर गया विद प्रेग्नेंट पर्संस में, और सर इनको थोड़ा। so basically अगर हम देखें ओवरऑल in the international sphere, अगर हम देखें तो over the years, last 50, 60, even more years, अगर हम देखें, तो जो foreign intelligence जो agencies हैं, especially CIA and MI6, they have been working to topple governments, regime change करने के लिए, whether through democracy promotion का लबादा पहन के, या कुछ भी ऐसे like moral justification देके, they have used, whether it was election machinery or the judicial system, they have used both of these as well as the media to topple the regimes. So that is also a fact. तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि किस तरह से फॉरेन इंटरवेंशन भी हो सकती है विद इन द जुडिशियल सिस्टम, और उसके बारे में कोई उसकी सुनवाई नहीं है। जी, बिल्कुल सही से। इवन आई हैव हर्ड मेनी कंट्रीज़, एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे हैं, जिनका जहाँ पर जुडिशरी को इस्तेमाल करके एक्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स को या तो टॉपल किया गया है, या एक उनके अगेंस्ट में सेंटिमेंट भी बनाने की कोशिश की गई है, व्हिच हैव रिफ्लेक्टेड थ्रू द वोट्स ऑफ द कॉमन पीपल बेसिकली। अब जैसे इसी की बात कर लीजिए, वोट, प्रेग्नेंट पर्सन, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, इस तरीके की चीजें जब आप बोलते हैं, जब आप करते हैं, तो आप क्या करें कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, व्हिच हैज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल, वो गलत कर रही है, वो आप लोगों के माइनॉरिटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर, आप लोगों के वोटों का हनन कर रही है, आप लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। तो क्या हो गया, एक रिसेंटमेंट शुरू हो गई ना, एक पर्टिकुलर, मैं बोलती हूँ 0.1% ऑफ द कम्युनिटी में भी शुरू हो गई ना, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद एडिंग फैक्टर्स, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं होती है, ऐड ऑन करके एक एक फेवर वो तैयार किया जाता है, फॉरवर्ड जिसको हम बोलते हैं, एक इमोशन तैयार किया जाता है किसी भी गवर्नमेंट के प्रो या अगेंस्ट में। एंड राइट। इसमें फॉरेन एलिमेंट्स का, क्योंकि हर हर कंट्री का अलग कल्चर है, अलग थॉट प्रोसेस है, अलग एनवायरनमेंट है। और जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो हार्वर्ड को ओन करते हैं, ऑक्सफोर्ड को शायद ओन करते हैं, वहां पर से पढ़े लिखे ये लोग जो जजेस आते हैं, ये कितने भारतीय हैं, आई रियली डाउट। इनफैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही अभी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी बोरोड ही है एक तरीके से। जी। करेक्ट। तो वो एक्चुअली अभी एक मैं सुन भी रहा था, एक बंदा था जो इंडियन पुलिस सर्विस का, जिसने हार्वर्ड से कोर्स किया था, तो उसने यही एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हो, उसने यही बोला था कि आपको वहां एडमिशन ही नहीं मिलेगी अगर आप अपने एसेज में इंडिया, एंटी इंडिया बैशिंग ना करो तो, और आपको वहां पर
स्पेस भी नहीं मिलती अगर आप एंटी इंडिया बैशिंग ना करो। तो बेसिकली ये एक आईवी लीग जो कॉलेजेस हैं यूएस के और वेस्ट के, उसमें ये एक प्रॉब्लम तो है कि वो अलाउ ही नहीं करते स्पेस फॉर दैट काइंड ऑफ इवन डिस्कशन टू हैपन। जी, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले एक पॉइंट और बोलना चाहूंगी, इनफैक्ट मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी विच आई एक्चुअली मिस्ड आउट। आप कह रहे थे कि यूएस में जजेस इलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट नहीं होते हैं, एंड देयर इज नो बेसिक क्राइटेरिया जैसे भारत में होता है कि लॉ किया होना चाहिए, जजेस का एग्जाम होना चाहिए, या फिर आप हाई कोर्ट जज बनने के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए आपने इतने साल कोर्ट में प्रैक्टिस किया होना चाहिए। दैट इज अ क्वेश्चन आई मिस्ड इन बिटवीन। जी सर। हाँ, दैट इज करेक्ट। एक्चुअली जो स्टेट जजेस होते हैं, जो स्टेट जुडिशियल सिस्टम होता है, उसमें जजेस जो होते हैं वो उसमें वो डिफरेंट 4 या 5 डिफरेंट वेज हैं जिससे इलेक्ट होते हैं। एक होता है पार्टीजन इलेक्शन, एक होता है नॉन पार्टीजन इलेक्शन, एक होता है गवर्नर बैक्ड, और एक वो बाकी 2 और हैं। तो इसमें जो पार्टीजन इलेक्शन उसमें बहुत क्लियरली वो 7 स्टेट्स हैं जिसमें ऐसा होता है। उन स्टेट्स में बड़ा क्लियरली ऐसा होता है कि वो कहते हैं या तो हम रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट हैं। तो उनके और इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस जो जो नॉमिनेट किए जाते हैं, वो भी इसी बेसिस पे एक पार्टी करती है कि वो या तो लिबरल जजेस हैं या कंजर्वेटिव जजेस हैं। इसी बेसिस पे उनको आगे रखा जाता है, और वो जो कोर्ट केस के जो जजमेंट्स हैं वो भी वैसे ही देते हैं। They give on the basis of their ideology, not on the basis of actual facts of the case always. एंड And द this लॉ ऑफ is द लैंड, the law of जो the land. बुक्स। मतलब वो अगर एक conservative judge है, he will always go on the conservative side. अगर एक liberal judge है, quote unquote liberal judge है, he'll always go on the liberal side. And that is how they'll interpret the laws. The interpretation of the laws is always based on ideology. There is no benchmark to it. और स्टेट के जजेस जो होते हैं यूएस में, एटलीस्ट आई थिंक 7 पार्टीजन, आई थिंक बाकी 12 होंगे जो नॉन पार्टीजन है, बट इन बोथ द केसेस देयर आर इलेक्शंस दैट हैपन। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।